हेलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है बोटन स्ट्रीम में नाव तथा धारा के चैप्टर में। हेलो भाई, तो मजा चैप्टर में आज आप यहाँ पे देखो कि नाव बनाई गई है, तो इन नाव में हम बैठेंगे आज। और इधर कुछ धारा दी गई है, ठीक है ना। इधर धारा वरा है, ये पानी वनी है, सब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। बोटन स्ट्रीम है, नाव तथा धारा है, नाव से रिलेटेड सारी बातें होंगी। स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक कॉन्सेप्ट है, बात समझ में ना। तो शुरू करते हैं क्लास को, मजा आएगा, सेंसेशनल होगा, ठीक है ना भैया। चलो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो, नाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पानी। एक बार सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दो, है ना, हर जगह फैला दो क्लास को, बता दो सबको कि क्लास आ चुकी है। फटाफट सब लोग शेयर कर दो। पानी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, देखो। एक होता है स्थिर जल, क्या होता है? स्थिर जल। और दूसरा जो होता है वो होता है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल, ठीक है भैया। दो तरह की पानी होता है जिसमें नाव चलती है। ऐसा नहीं कि तुम कहो सर एक बिस्लेरी होता है और एक आरओ होता है, या एक गंदा पानी एक साफ पानी, ऐसा कुछ मत सोचना। दो तरह की नाव होती है जिसमें एक है आपका स्थिर जल यानी कि स्टिल वाटर, है ना, ये होता है स्टिल वाटर। और दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोइंग वाटर। ये दो तरह के वाटर होते हैं। अब समझिए ये क्या है, स्थिर जल या फ्लोइंग वाटर कैसे है, इसके बारे में बता रहा हूं। इसी को एक और नाम दिया जाता है शांत जल का। शांत जल भी इसी का नाम है। शांत जल का मतलब जैसे कोई नल, अगर कोई तालाब है, तालाब सपोज करिए है, तो वो आपका शांत जल होता है। कैसा जल होता है? शांत जल होता है। उसमें कहानी क्या है कि पानी आपका बहेगा नहीं, पानी आपका चलेगा नहीं, धारा कुछ होगी नहीं, एकदम शांत रहेगा। वो क्या रहेगा? शांत रहेगा। एक दूसरे टाइप की बात हम जब करते हैं तो यहां पे जो आता है वो आता है बहता हुआ जल। क्या आता है मेरे भाई? है ना, वो आता है बहता हुआ जल। अब बहता हुआ जल क्या है समझो। बहते हुए जल की मैं आपसे बात करूं तो कुछ ऐसा पानी जो बहता हुआ हो। कैसा हो? बहता हुआ हो, मतलब जिसमें पानी का प्रवाह हो इस तरह से, ठीक है ना, बहता हुआ जल। तो ये पानी दो तरह की होती है जहां पे नावें चलती हैं। ये दो तरह का पानी, एक होता है जो शांत जल होता है, जो स्थिर जल होता है, और एक होता है जो फ्लोइंग वाटर होता है, जहां बहता हुआ पानी होता है। जैसे तालाब में अगर चारों तरफ से पैक है तो पानी वहां बहेगा नहीं, वो एकदम स्थिर होता है। लेकिन अगर बात करेंगे फ्लोइंग वाटर की, तो फ्लोइंग वाटर कैसा होता है? बहता हुआ जल होता है। बहता हुआ जैसे नदी हुआ, समुद्र हुआ, वहां पे बहता हुआ जल। अब ये चैप्टर जो हमारा है वो नाव से रिलेटेड है। किससे है? नाव। तो इसमें हम सारा कॉन्सेप्ट नाव का, व्यक्ति के, तैराकी का, उसी की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो जैसे मैं आपसे बात कहूं कि पूरे चैप्टर की कहानी कैसे है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो, जैसे मान लो कि यहां से आपका शांत जल है ना, ये क्या है? शांत जल है। शांत जल यानी कि स्थिर जल। इसमें जो होता है वो व्यक्ति की चाल जो होती है। जैसे मान लो इसमें अगर आप किसी व्यक्ति की चाल लिखते हो, क्या लिखते हो? सपोज करिए कि आप इसमें किसी व्यक्ति की चाल लिखते हो, तो ये आपकी व्यक्ति की चाल हो गई, ठीक है। या फिर आप कभी नाव की चाल लिखते हो तो ये आपकी नाव की चाल हो गई। तो व्यक्ति की चाल, नाव की चाल, किसी की भी ऐसे, जब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसको हम जेड से लिखेंगे। लेकिन कहां पे? शांत जल में। जब शांत जल में व्यक्ति की चाल या फिर नाव की चाल या ऐसे किसी भी आर्टिकल की जब चाल होगी, मतलब जो स्टिल वाटर में अगर आप स्पीड ऑफ पर्सन देखें या किसी आप ऐसे व्यक्ति को देखें तो उसको हमेशा हम जेड नाम से दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? जेड के नाम से दिखाएंगे। अब यहां पे चलते हैं। यहां पे जो पानी है उसके भी प्रवाह की गति होती है, तो यहां पे धारा की गति होती है। धारा की गति, तो जो इसमें धारा की गति होती है उसको हम एस नाम देंगे, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, एस। बात समझ में ना? एस नाम से उसको हम लिखेंगे। ये हमारा दिखाने का तरीका। यानी कि जेड क्या है, मैं आपसे पूछूं, बताओ जेड क्या है, तो आप क्या कहोगे? शांत जल में जब किसी व्यक्ति की चाल होती है, नाव की चाल होती है, तो उसको जेड कहा जाता है। शांत जल में व्यक्ति की चाल या फिर नाव की चाल को क्या कहते हैं? जेड कहते हैं मेरे भाई। उसको जेड से निरूपित करते हैं। जेड मतलब एक शो करने का इंडिकेशन है, और कुछ भी नहीं है जेड। बाद में तो जब शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल, कहां पे? शांत जल में। इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे तैराकी में आप कितना स्पीड से तैरते हैं, ये कहां पता चलेगा? ये बहते हुए पानी में थोड़ी पता चलेगा, ये फ्लोइंग वाटर में थोड़ी पता चलेगा। ये कहां पता चलेगा? तो ये शांत जल में पता चलेगा। किसी तालाब में अगर आप तैरते हैं तो वहां पे आप
आपकी स्पीड पता चलेगी कि आप कितना तेज तैर सकते हो। तो जब शांत जल में हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, किसी ऐसे विशेष पर्सन की, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो शांत जल में होते हैं और उसको हमेशा जेड नाम से लिखा जाता है। और ये जो धारा, ये फ्लोइंग जो वाटर है, फ्लोइंग वाटर का मतलब पानी भी बह रहा है तो पानी की भी तो कुछ ना कुछ चाल होगी। आप बताओ, पानी बह रहा है तो पानी की भी कुछ ना कुछ चाल होगी। तो जो यहां पे पानी की चाल होती है, जो पानी की गति होती है, जो धारा के प्रवाह की गति होती है, जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम होता है, उसको हम ऐसे नाम से लिखते हैं। तो ये दो नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 4 चालें होती हैं आपके इसमें, ठीक है ना। ये 2 चालें आपको यहां दिख गई। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो आपने फ्लोइंग वाटर के बारे में बात किया, ये जो आपने फ्लोइंग वाटर के बारे में बात किया कि फ्लोइंग वाटर की सर आप बात कर रहे हो, यानी बहता हुआ जल की जब आपने तो बहता हुआ जल में कहानी आपने क्या सीखा, इसमें 2 तरह के जल होते हैं। देखो, इसमें कितने तरह के जल होते हैं? 2 तरह के जल होते हैं। जैसे पहले जल की बात करो तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम होता है, हिंदी में कहा जाता है धारा के दिशा में। धारा के दिशा में, जो धारा की दिशा में चाल होती है उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होती है? धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा के विपरीत दिशा में तैरोगे, जैसे कैसे, उसको मैं समझा रहा हूं, समझो ध्यान से। ये होती है धारा के दिशा में, वो होती है धारा के विपरीत दिशा में। जैसे समझो इसको, बात को। अब बात कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये आपका एक नदी है और यहां पे एक और नदी है, ठीक है। ये 2 नदियां हैं, एक ही नदियां हैं जो आगे भी हैं। मान लो ये 2 छोर पे बंदे हैं, 2 छोर पे कौन है? बंदे हैं। और एक छोर पे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मोनू। क्या नाम है? मोनू। और यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है सोनू। ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। मोनू और सोनू दोनों भाई हैं। अब जैसे मान लो कि यहां पे फ्लो ऑफ स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, तो फ्लो ऑफ स्ट्रीम सपोज करो कि इसी दिशा में है, मतलब कि पानी के प्रवाह की गति। देखो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूं आपको, है ना। ये इसी दिशा में पानी बह रहा है, नदी का पानी जो है इसी दिशा में बह रहा है। समझ में आ रहा है किस दिशा में बह रहा है? नदी का पानी इसी दिशा में बह रहा है। यहां पे देखो तो यहां पर भी नदी की दिशा, पानी वही है। नदी का दिशा उधरी दिशा में है जिधर आपको इंडिकेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके सोनू मोनू हैं जो 2 किनारों पे कूदे हैं। मोनू जो है इस किनारे पे कूदा है, सोनू जो है उस किनारे पे कूदा है। इस तरह से कूद गए हैं। अब समझो यहां से, अब मान लो मोनू जो कूदा है, यहां पे मैं आपसे मोनू के बारे में बात करूं, सपोज करिए, हाँ, मोनू जो कूदा है, यहां पे मैं मोनू की बात कर रहा हूं। तो देखो, मोनू की जो चाल है वो इसी डायरेक्शन में होगी जिधर पानी बह रहा है। मोनू की चाल किधर है? जिधर पानी बह रहा है, मोनू उधरी की तरफ तैर रहा है। बात समझ में? लेकिन सोनू की चाल किधर होगी? सोनू की चाल जो होगी वो उल्टा दिशा में होगी। किस दिशा में होगी? उल्टा दिशा में। उल्टा दिशा में सोनू की चाल होगी, ठीक है भैया। सोनू जो है वो उल्टा दिशा में तैर रहा है। यहां पे मोनू को देखो, उसी दिशा में तैर रहा है, यानी कि ये धारा के दिशा में तैर रहा है। किस दिशा में तैर रहा है? धारा के दिशा में। और ये जो है ये धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है, ये धारा के विपरीत दिशा में। तो 2 व्यक्ति हैं, एक आपका मोनू है और एक आपका सोनू है। ये जो सोनू है उसको देखो, वो पानी को चीरते हुए ऐसे तैर रहा है, जबकि मोनू को देखो तो मोनू जो है वो धारा की दिशा में ही तैर रहा है, मतलब जिधर की तरफ पानी का फ्लो है उधरी की तरफ आपका मोनू भी तैर रहा है। तो मोनू का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन सोनू का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड और इसको कहेंगे अपस्ट्रीम वाली स्पीड। ये 2 स्पीड होती है। अब बताओ, यहां पे देखो, डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करें, जैसे डी की बात करें, डाउनस्ट्रीम जो स्पीड होगी। अच्छा, मोनू की चाल शांत जल में क्या होगी? मैंने क्या कहा था, किसी भी व्यक्ति की शांत जल में जो चाल होती है उसको जेड नाम से लिखा जाता है। तो मोनू की चाल जो होगी वो जेड होगी। क्या होगी मेरे भाई? जेड होगी। तो जेड उसकी चाल होगी, लेकिन वो पानी के साथ तैर रहा है, पानी के साथ तैर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर पानी के प्रवाह में आप तैरोगे, पूरा नदी में तुम्हें कुदा दिया और इधर पानी बह रहा, अगर उधरी की तरफ आकर तैरना शुरू कर दोगे तो आप बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अरे कॉमन सेंस की बात है, स्पीड तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि पानी का प्रवाह भी आपको प्रवाहित करेगा और आपकी अपनी खुद की भी चाल होगी पानी में तैरने की। तो 2 स्पीड यहां पे हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें जुड़ जाएगी पानी के प्रवाह की गति, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जेड क्या है? शांत जल में मोनू की चाल है। एस क्या है? जो ये उसका प्रवाह है। जेड क्या है? शांत जल में मोनू की चाल है। और एस क्या है? जो पानी बह रहा है उसका प्रवाह है मेरे भाई। अब यहां पे समझो, यहां पे अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं, अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अब अपस्ट्रीम में कहानी कैसे है?
सोनू की चाल कितनी है? जेड है, उसकी जो चाल है वो जेड है, लेकिन पानी को चीरते हुए तैर रहा है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है, तो पानी करेगा, पानी उसको तैरने नहीं देगा, रोकेगा, स्टॉप। यानी कि यहां पे उसकी जो चाल होगी वो घट जाएगी, यानी जेड माइनस एस हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम जो होती है वो जेड माइनस एस होती है, और जो डाउनस्ट्रीम होती है वो जेड प्लस एस होती है। अच्छा, ये क्या है? ये एक स्पीड ही है। ये क्या है? स्पीड है मेरे भाई। ये क्या है? स्पीड है। डाउनस्ट्रीम का मतलब जेड प्लस एस, तो ये एक स्पीड है आपकी। डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये भी एक चाल है। अपस्ट्रीम क्या है? ये भी एक स्पीड है। दो चालें हैं इसमें, देखो जेड और एस दोनों चालें हैं। यहां पर भी देखोगे तो जेड और एस दो चालें हैं, तो ये दोनों स्पीड ही हैं। अब तक आपने कितनी चीजें सीखी? अब तक आपने यहां पे देखो, पहले तो आपने जेड सीखा, व्हाट इज जेड, फिर आपने एस सीखा, व्हाट इज एस, फिर आपने डी सीखा, व्हाट इज डी, और फिर आपने क्या सीखा? यू सीखा। ये चार बातें सीखी। रिवीजन करो, ये चारों बातें क्या है? जेड का मतलब हुआ शांत जल में सोनू, मोनू, नाव, किसी की भी चाल, लेकिन कहां पे? शांत जल में। एस क्या है? धारा के प्रवाह की गति, जो आपके है, जो पानी का वो स्पीड है वो है। डी क्या है? धारा के दिशा में सोनू, मोनू या किसी व्यक्ति की चाल। और जेड यू क्या है? धारा के विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम। बात में ये चार बातें अब तक आपने सीखी थी। अब समझते हैं आगे। जैसे देखो, डी बराबर आपने क्या कहा था? जेड प्लस एस, यह आपने कहा था। और यहां पे आपने u बराबर क्या कहा था? जेड माइनस एस। यहां पे आपने ये कहा था। ये दो बातें आपने कहा, दोनों बातें दो तरह से देखते हैं। इन दोनों बातों को अगर हम मिला दें तो जैसे मान लो एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो d प्लस यू हो जाएगा बराबर में जेड प्लस एस, और जेड प्लस एस प्लस में जेड माइनस एस। हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, तो ये d प्लस यू बराबर में एस से एस खत्म, 2z। यहां से बताओ z बराबर क्या आ गया? d प्लस यू डिवाइड बाई 2 प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यहां पे काम करो, दोनों को घटा दो, तो d माइनस यू बराबर में z प्लस एस माइनस में z, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस में s। ठीक है ना? ये z से z खत्म। d माइनस यू बराबर कितना आया? 2s। यहां से बताओ s बराबर कितना है? d माइनस यू डिवाइड बाई 2। इस तरह से आता है, किताबों में लिखा होता है, आप समझ नहीं पाते हो। बात में भैया, तो बस इतना कॉन्सेप्ट सीख गए तो समझ लो तुम्हें सारी बातें आ जाएंगी। अब ये क्या है? z क्या? ये क्या है? जेड। जेड आपसे पूछा गया कि जेड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सर जेड जो है वो शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में नाव की चाल है। आपसे किसी ने पूछा एस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये पानी के प्रवाह की गति है, धारा के प्रवाह की गति है, पानी की स्पीड है, इसको ये कहेंगे। कोई पूछेगा जेड बराबर होता क्या है, तो डी प्लस यू डिवाइड बाई टी। और एस बराबर क्या होता है? डी माइनस यू डिवाइड बाई 2। ये डी क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड है, जिसका मान धारा के दिशा में चाल होती है, और उसका मान जेड प्लस एस होता है। यू क्या होता है? यू जो है अपस्ट्रीम स्पीड है। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हुआ? धारा के विपरीत दिशा में चाल है, और उसका मान जेड माइनस एस होता है। यहां पे लिखा हुआ है, ये जेड माइनस एस है, ये जेड प्लस एस है। यानी कि यहां पे चार चीजें हैं जो आपको सीखनी है। पहले बताओ, यहां से समझो, डी क्या है? तो आप कहोगे डाउनस्ट्रीम स्पीड है, डाउनस्ट्रीम। ठीक है ना? डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये भी एक स्पीड ही है, याद रखना इस बात को। यानी कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल है, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल है भैया। ये डी क्या है? धारा के दिशा की चाल है। किसी ने पूछा यू क्या है, तो क्या कहोगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की भी स्पीड है। ये क्या है मेरे भाई? स्पीड है। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल है, धारा के विपरीत दिशा की चाल है, व्यक्ति की ही चाल है, व्यक्ति की चाल। बात समझ में आई भैया? ये भी व्यक्ति की चाल है। बात समझ में आई? ये दो चालें आपने लिख दिया। अब यहां से जैसे मान लो किसी ने कहा कि आप एक बात बताओ सर कि ये जेड क्या है, तो जेड का मतलब होता है शांत जल में या स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल है, नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, ऐसा कुछ भी। शांत जल में क्या है? शांत जल में नाव की, व्यक्ति की चाल है।
शांत जल में व्यक्ति की चाल है। अच्छा बताओ एस क्या है? एस भी आपकी स्पीड है, फ्लो ऑफ स्पीड है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि धारा की गति है, धारा की चाल है। यहां से देखो एक कॉमन वर्ड आपको नजर आएगा, क्या? ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है और ये भी चाल है, इसमें चाल होती है। अच्छा बताओ जो धारा में है उसके चाल का स्पीड आपको क्या पता है? बताओ जो धारा की दिशा में है। आप जब आप सापेक्ष चाल पढ़ते थे तो वहां पे जो सेम दिशा होता था वहां पे घटता था, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में उल्टा होता है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। धारा की दिशा में पानी को बहाएगा और आपकी भी कुछ चाल होगी, यानी कि इसका मान Z प्लस एस होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? धारा के विपरीत दिशा में जो व्यक्ति की चाल हो, यहां पे पानी आपको पुश करेगा, रोकेगा, यानी इसका मान Z माइनस एस होगा। ठीक है ना? ये बताओ शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी Z का मान, इसका मतलब होता है D प्लस यू डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये होता है। और यहां पे धारा की चाल क्या होती है? तो इसका मतलब होता है D माइनस यू डिवाइड बाई 2। देखो भाई ये जितना देर में हमने अब तक पढ़ाया ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट है। इतनी चीजें अगर आपको पता है, अगर इतनी चीजें आपको पता है तो फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम में कभी भी किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। अगर इतनी बातें आपको पता है रियलिटी में तब, अगर इतनी बातें नहीं पता है तो फिर समस्या होने वाली है आपको। इतनी बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास रखो। ठीक है ना? डाउनस्ट्रीम का स्पीड का मतलब होता है Z प्लस एस, अपस्ट्रीम का मतलब होता है Z माइनस एस, और शांत जल में Z का मान होता है D प्लस यू डिवाइड बाई 2 और ये D माइनस यू डिवाइड बाई 2। ये चार चीजें आपके दिमाग में एकदम सॉफ्टवेयर की तरफ फिट हो जानी चाहिए। आपसे कभी किसी ने कहा कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो आप क्या बताओगे? D प्लस यू डिवाइड बाई टी। धारा के प्रवाह की गति D माइनस यू डिवाइड बाई 2। किसी ने कहा धारा की चाल बताओ, तो D बराबर Z प्लस एस। किसी ने कहा धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल बताओ, तो Z माइनस एस। ये चार चीजें आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, अब चलते हैं सवालों की तरफ। बस इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी सवाल ढेर सारे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लीज एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो यार, बहुत कम लोग वॉचिंग रहते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे आजकल पढ़ाने में, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, मजे के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? जल्दी से एक बार जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक बटन दबा दो और शेयर कर दो फटाफट। ठीक है ना? बोट एंड स्ट्रीम एक इंपॉर्टेंट, चलिए देखिए यहां से थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, कोई बात नहीं। देखते हैं यहां से सवाल की तरफ चल रहे थे हम आपको। ठीक है ना भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है आज की क्लास में। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति, पहले एकदम स्टार्टिंग जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 kmph की गति से तैर सकता है, जबकि धारा के विरुद्ध वो 12 kmph की गति से तैर सकता है, तो धारा की रफ्तार क्या होगी? देखो क्या दिया है कि वो जो है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, दो तरह की बातें दे रखा है आपको। चलो, अगर धारा के दिशा में तैर सकता है यानी कि D दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल डाउनस्ट्रीम होती है, और ये कितना दिया हुआ है? 18। U दिया हुआ है धारा के विपरीत दिशा में 12 kmph गति से तैर सकता है, तो ये 12। आपसे पूछा धारा की चाल क्या होगी, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, यानी S का मान पूछा है, तो S बराबर मैंने क्या बताया था? D माइनस यू डिवाइड बाई 2। तो D कितना है? 18 माइनस 12, 6/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 kmph। शानदार सा सवाल और शानदार से इसका आंसर। बात समझ में? ऐसे बहुत आसान आसान सवाल इसमें आते हैं मेरे भाई। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति शांत जल में 15 kmph गति से तथा धारा के विरुद्ध, आवाज आ रही ना? ठीक है, धारा के विरुद्ध 10.5 kmph की गति से, देखो शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी कि Z का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी कि Z का मान दिया हुआ है 15। आगे क्या बोला है? धारा के विरुद्ध 10.5। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या? U का मान कितना दिया हुआ है? 10.5 kmph। ठीक है, आपसे पूछा है कि धारा के दिशा में उसकी रफ्तार क्या होगी, यानी कि आपसे पूछा है धारा के दिशा में, यानी D का मान आपसे पूछा है। अच्छा बताओ D बराबर मैंने क्या बताया था? Z प्लस एस। D बराबर Z प्लस एस होता है। Z का मान पता है, S का मान पता होना चाहिए, लेकिन आप चूंकि ये बात जानते हो कि U बराबर Z माइनस एस होता है। U का मान 10.5 है, बराबर में Z का मान 15 है, माइनस में S। अब S का मान आसानी से निकल जाएगा, वो इधर ये उधर, यानी कि इसमें से घटा देंगे, S का मान 4.5 आ जाएगा। ठीक है भैया, 4.5 आ जाएगा। अब आपसे D का मान पूछा है, D का मान क्या होता है? Z प्लस एस। Z का मान 15, इसका मान इतना, यानी 19.4 kmph इसका आंसर बनेगा। 19.5 kmph इसका आंसर बन जाएगा।
देखो सिर्फ आपको ये चारों चालों के बारे में पता हो जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, अगर वो चाल चाल को बहुत अच्छे से जानते हो तो फिर सवाल में कुछ नहीं होता है, हमेशा सवाल बहुत ही आसान लेवल के बनते हैं। अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, बोट एंड स्ट्रीम में बहुत प्यारे प्यारे भी सवाल होते हैं। अगला सवाल देखो, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, यानी डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये चाल ही तो है, डाउनस्ट्रीम भी क्या है, चाल है। क्या है, जो ये धारा के दिशा में चाल है वो भी एक चाल ही है, तो दूरी बटे समय ही तो होता है चाल। तो दूरी यहां पे लिखा है 100 किलोमीटर और समय लिखा है 10 घंटा, तो 100 बटे में 10 यानी 10 kmph इसका डी का मान आ गया। तथा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर 15 घंटे में, धारा के प्रतिकूल यानी यू का मान 75 किलोमीटर 15 घंटे में, 15 5 75 5 आया है। आपसे क्या पूछा, धारा की चाल। धारा की चाल आपको क्या मैंने बताया, यस बराबर क्या होता है, डी माइनस यू डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। 2.5 kmph इसका आंसर बनेगा। बहुत आसान सवाल है भैया, अभी अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, वेट करो, इंतजार करो भैया, इंतजार करो। अगला देखो, स्थिर जल में नाव की चाल 20 kmph यानी जेड का मान है, जेड का मान है 20। धारा की चाल 5 kmph, एस का मान है 5। धारा की चाल के साथ साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा, धारा की चाल यानी धारा की चाल के साथ साथ यानी डी का मान कितना हो, जेड प्लस एस यानी 25 kmph। 25 kmph आपकी चाल दे दिया है और उसमें 100 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, 100 बटे में 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 घंटे का समय लग जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है ये सारे के सारे। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आसानी से लगा लोगे, और कॉन्सेप्ट पिछले 15 मिनट में आपका क्लियर हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अगला देखो, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आता है, तो उसकी चाल, तो शांत जल में उसकी चाल यानी जेड का मान आपसे पूछा है। चलो धारा के प्रतिकूल यानी यू, यू बराबर वैसे होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपको दिया 750 मीटर, तो 750 मीटर, टाइम कितना दिया है 675 सेकंड, तो डिवाइड बाई 675 यहां हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको काट सकते हैं आप चाहे तो, 75 से काट दीजिए 10 बार में, और इसको 75 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 75 जो 8 8 1 9, 9 बार में, ठीक है ना। 10 बटे 9 आ गया, ये यू का मान आ गया। आगे देखो, कह रहा है 7.5 मिनट में वापस आता है, दूरी तो अभी भी उतनी है ना, 750 मीटर की ही दूरी है, यानी कि डी अब जब वापस आएगा। अच्छा बताओ, धारा के प्रतिकूल यानी कि यहां पे क्या लिखा है, वन मैन स्ट्रीम गो इन द एंड सेकेंड अगेंस्ट, अगेंस्ट वन मैन स्ट्रीम ऐसा लिखा है ना, अगेंस्ट धारा के प्रतिकूल जा रहा है। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है बताओ, अपस्ट्रीम होता है। अपस्ट्रीम में वो गया है 750 मीटर, तो जब उधर से आएगा तो धारा के अनुकूल हो जाएगा, धारा के दिशा में आएगा, यानी डाउनस्ट्रीम में आएगा। डाउनस्ट्रीम की चाल 750, ये दूरी होगी डिवाइड बाय समय कितना दिया है 7.5 मिनट, इसको सेकंड में बदलो क्योंकि ये सेकंड में था, ये मीटर में था, तो 7 6 42 और 30 450, कितना 450। फिर से 75 से काट दो तो 10 बार में, 75 से काट दो, 75 चौको 75 दूनी के 6, 10 बटे में 6 ये आ गया। शांत जल में उसकी चाल आपसे पूछा है। शांत जल में नाव की चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, जेड बराबर आपको क्या बताया गया, डी प्लस यू डिवाइड बाई 2। जेड का मान यही होता है, डी का मान है 10 बटे 6 प्लस में 10 बटे 9 डिवाइड बाई में 2। 9 और 6 18 आया लस, 6 त्रिक 18, 30 माइनस 20 10 बटे 18 और डिवाइड बाई 2, 10 दूनी के 20। ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, शांत जल में उसकी चाल, 6 त्रिक 18 30, 9 दूनी के 18 20, 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है, तो 750 बटे में 675, 75 दहा में 10 बटे 9, 750, 7 6 42 और 7 सही तो है यहां तक यार, ये है ना। ये 5 कैसे आया यार, ये कैसे घटा है, ये गड़बड़ हो गया है ना। 1 मिनट जरा देख लेते हैं। 5 से काटोगे तो ये 15 बार में, 5 से काटोगे तो 9 बार में, फिर इसको काटोगे तो ये 5 बार में और ये 3 बार में। सही तो था, 10 बटे 6 सही तो था, है ना, 10 बटे 6 सही था, 10 बटे 6। अब d प्लस यू डिवाइड बाई 2 होता है जेड का मान। अब d का मान कितना है, अच्छा ये जुड़ेगा ना, सॉरी ये जुड़ेगा ना मेरे भाई, ये जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखो 9 6 18 हो जाएगा 18, तो 6 30 प्लस 20
डिवाइड बाई में 2, ये कितना हो जाएगा 100, 50, 50 दूनी के 100, 100 डिवाइड बाई 18, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, ये 5 आ रहा है मेरे भाई। फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक है एक बार। जानते हो जब एक बार कैलकुलेशन नहीं समझ में आती तो रफ करके दोबारा लगाओ, सबसे आसान तरीका। 750 मीटर 675 सेकंड में धारा के प्रतिकूल यानी यू का मान 750 डिवाइड बाई 675, ये उसकी चाल आ जाएगी। कितनी आएगी? 75 से 10 बार में, 75 से ये कितनी बार में घटेगा? 75 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 9 बार में। सही है ये तो। और डी का मान भी वही कहानी, 750 बटे में आपका कितना 450 ही आएगा ना। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 7 मिनट में 7 छक 42, 420 और 30 सेकंड और है तो 450। ये 0 से 0 कट गया, यानी कि ये 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5/3 आ गया। ठीक है ना, 5/3 या 10/6 दोनों बात सही है। जेड का मान पूछा है, जेड बराबर क्या होता है? डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ दो। 10/9 प्लस में 5/3 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 2, तो यहां से ये 9 यानी 10 प्लस में 3 3 का 9, 5 3 15, 15 5 3 15 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 10 पचे 25 दूनी के 50, 50 डिवाइड बाई 9, 9 पचे 45, 5 ही आएगा, लगभग दशमलव में आ रहा है। आंसर यही बन रहा है मेरे भाई। तो शांत जल में उसकी चाल। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, ऑप्शन को भी देख लेता हूं कि सही है कि गलत है। देख लेता हूं, कभी कभी हो जाता है, परेशान मत हो, ठीक है। ये वाला सवाल था। हाँ सही है, यही आएगा, दशमलव में आ रहा है। अभी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, यही ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन होगी, बाकी कुछ है नहीं, यही आंसर बन रहा है। चलो अगला देखते हैं। एक स्विमर कैन स्विम 3/4 किलोमीटर इन इतना मिनट अगेंस्ट द स्विमर स्ट्रीम। मतलब कि भैया एक स्विमर है जो 3.4 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस लिखी हुई है उसको 11 से ही 1/4 मिनट में तैरता है। वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी? फिर से सेम टू सेम सवाल है, कॉपी पेस्ट सवाल है मेरे दब भाई, एकदम वैसे का वैसे लगाना है। धारा के विरुद्ध यानी यू का मान 3/4 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, और ये किलोमीटर, ये समय है। तो एक काम करो, इसको मिनट में रहने दो, कोई समस्या नहीं, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, रहने दो मिनट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल के घंटा बदलना है तो घंटे में बदली दो। ये किसमें लिखा है यार? 3 इसको घंटे में बदल दो। 11 चौक 44 45/4, 45/4 लिखा है। अब इसको घंटे में बदलना है, ये मिनट में, तो बटे में 60 करना पड़ेगा। 15 तिया में 15 चौक को तो 3/16, कितना? 3/16। तो ये जो जा रहा है वो 3/16 में जा रहा है। 3 से 3 कट गया और ये 16 ने इसको काट दिया 4 बार में, तो 4 ऊपर चला जाएगा। 4 kmph इसकी स्पीड आ गई, 4 kmph इसकी स्पीड आ गई, ठीक है ना। अब डी की बात कर लेते हैं। वहां से वापस मतलब डी से आएगा 3/4 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहेगी। कितना मिनट में? 7.5 मिनट में। तो 7.5 मिनट को चेंज करो, 7.5 में 7 दूनी 14, 15/2, 15/2 को गुणे में 60 करेंगे तो 15 चौक को 60, 1/8 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बटे में 1/8, 8 ने इसको काट दिया 2 बार में, 3 दूनी के 6 kmph इसकी दूरी आ गई। कितनी आ गई? 6 kmph इसकी दूरी आ गई। आपसे क्या बोला है? शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी? D प्लस यू डिवाइड बाई 2। जेड का मान क्या होता है? D प्लस यू डिवाइड बाई 2। D प्लस यू नहीं 6 4 10, 10/2 कितना आया आंसर? 5 kmph आएगा। 5 kmph इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 5 kmph, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखो एकदम वैसा ही सवाल है, उसमें कहीं कैलकुलेशन थी या कोई ऑप्शन गलत हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं। बाकी यहाँ पे सेम टू सेम सवाल है, वैसा ही सेम डिक्टो सवाल है और इसका आंसर सही बन रहा है। मतलब आप एकदम सही कर रहे हो, आप परेशान मत हो, ठीक है मेरे भाई। एक बार जल्दी से वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, बहुत कम लोग रहते हैं वॉचिंग में, बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है ना। क्लास देखते हैं हम भी बाद में, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, बहुत कम वॉचिंग रहती है। अगला देखो, अंकुश 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी, 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इतने ही समय में धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से देखो, धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में यानी 7 kmph आ गया, और अपस्ट्रीम की बात करें तो 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध इतने ही समय यानी 3 घंटे में, तो ये 5 किलोमीटर आ गया। आपसे पूछा है धारा की रफ्तार क्या होगी? धारा की रफ्तार क्या होती है? D माइनस यू डिवाइड बाई 2। 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया 2, 2/2 यानी 1 kmph इसका आंसर आ जाएगा।
आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। देखो अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको सारे सवालों का लॉजिक पता है तो फिर आसानी से लगा लोगे। बात समझ में? अब मैंने इसके पहले अभी जो जितना देर से पढ़ा रहा हूं उसमें सबसे पहले मैंने 15 मिनट आपको सिर्फ लॉजिक समझाया है, सिर्फ कहानी समझाया है कि धारा की चाल क्या होती है, धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होती है। वही सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहे हैं और कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। बात समझ में ना? कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, वही लग रहा है सिर्फ। अगला देखो, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस तरह के सवाल यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग बना हुआ है। मैंने देखा यूपीपीसीएस और आईएएस के सीसैट में भी इस तरह के सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। तो जरा कुछ रहता नहीं सवाल में, बस ये एक ट्रेंड बना देते हैं। कभी कभी जब एक एग्जाम में किसी में आने लगता है तो अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ट्रेंड बना हुआ है इस तरह के सवालों का, तो उसको भी लेके आते हैं हम आपके लिए। एक नाव को पी और क्यू के बीच दूरी तय करने में धारा के विपरीत 6 घंटा लगता है। देखो ये P और Q के बीच की दूरी है, ठीक है ना। कह रहा है कि धारा के विपरीत 6 घंटा लगता है, धारा के विपरीत 6 घंटा लगता है, तथा नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करनी है, यानी आपको S का मान बताना है। नदी के प्रवाह की गति यानी आपको S का मान बताना है। A और B में दी गई जानकारी में से कौन सी जानकारी सही है? ए और बी दो जानकारी। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश वाले क्वेश्चन नहीं नजर आते होंगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन दोनों जगह उपलब्ध है, जाइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहां पे बता दूंगा कि कहां पे आपको मिल जाएगा सारे के सारे सवाल, ठीक है ना। शुभम सिंह मैथ्स, ये टेलीग्राम का चैनल है, यहां पे अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो भी आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ और सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। कहां मिलेगा ये भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है भैया। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो, नदी के प्रवाह के गति ज्ञात करने के लिए कौन सी जानकारी सही? नदी का प्रवाह यानी एस का मान चाहिए, और ये जो लिखा हुआ है ये धारा के विपरीत जाने में 6 किलोमीटर। पहला देखो क्या लिखा है, धारा की ओर जाने से नाव को पी और क्यू की दूरी तय करने में 2 घंटा, यानी ये डाउनस्ट्रीम के लिए 2 घंटा दिया है और यहां पे ये अपस्ट्रीम के लिए 6 घंटा दिया है। जब तक दूरी नहीं पता है तब तक घंटा से थोड़ी डी और यू का मान निकलेगा, जब तक डी और यू का मान नहीं निकलेगा तब तक एस का मान नहीं निकलेगा। तो पहले स्टेटमेंट में आपको डी के लिए समय दिया है और ऊपर वाला जो कथन दिया हुआ है, जो सबसे पहले जो लाइन लिखी जो क्वेश्चन है उसमें यू के लिए टाइम दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, P और Q के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। भैया अगर ये P है, अगर ये Q है, अगर इनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर पता चल जाती है आपको, तो आप U का मान निकाल सकते हो, क्योंकि 18 किलोमीटर की दूरी हो गई और आपसे कह रहा है कि P और Q जाने में 6 घंटा लगता है धारा के विपरीत, यानी 6 के हिसाब से आप U का मान निकाल लोगे 3, और डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हो पहले स्टेटमेंट का यूज करके। कैसे? धारा की ओर जाने में P और Q के बीच की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है, यानी 18 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा लगता है, यानी कि 9 kmph। तो यहां से D और U का मान आप निकाल सकते हैं। D और U का मान आपने निकाल लिया। अब यहां से आप S का मान निकाल सकते हैं। D माइनस यू डिवाइड बाई 2 होता है S बराबर में D माइनस 6 माइनस 9 माइनस में से 3 गया तो 6/2, यानी 3 kmph इसका आंसर आ गया। 3 kmph आंसर आएगा। बट अब ऑप्शन में आंसर थोड़ी दिया है, ऑप्शन में तो आपसे कहा है कि ये दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। मतलब पहले स्टेटमेंट वाली जानकारी आपके लिए निश्चित है, ये इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे या इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, कौन से स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है। तो आप देखो, अगर आप खाली P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करते, अगर मान लो आप खाली दूसरा वाला स्टेटमेंट लेते P और Q के बीच की दूरी, तो आपको यहां से केवल U का मान मिल पाता और U के मान से आप S का मान नहीं निकाल सकते। अगर आपने पहले स्टेटमेंट को भी यूज किया कि धारा के समान दिशा में जाने पर उसे 2 घंटा लगता है, तो इसका मतलब आपको पहला और स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों चाहिए, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से आपको D का मान निकलेगा। देखो जब तक दूसरा स्टेटमेंट नहीं रहेगा तब तक D और U दोनों का मान नहीं निकलेगा, है ना। और जब तक पहला स्टेटमेंट नहीं रहेगा तब तक D का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें इसका 2 घंटे का समय दिया हुआ है, यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा? A और B दोनों कथन सही है, यानी बोथ A and B आर टुगेदर नेसेसरी, दोनों आवश्यक हैं आपके लिए। बात समझ में? इस पैटर्न के सवाल मैंने कल ट्रेन में भी कराए थे और आज भी मैं आपको बोट वाले को चैप्टर में करा रहा हूं, क्योंकि इस पैटर्न के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, आजकल देखने को खूब मिल रहे हैं। अगला देखो, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है तो शांत जल में चाल क्या होगी? अच्छा सवाल है, यहां से देखो, यहां से समझो। एक निश्चित दूरी है, सपोज करो ये है आपकी निश्चित दूरी, ठीक है ना। अब यहां पे ये मान लो फ्लो ऑफ स्ट्रीम है इधर की तरफ,
ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, निश्चित दूरी में एक लड़का धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुना दूरी तय कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो 3 किलोमीटर की तो शांत जल में यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो तो शांत जल में वही दुगुना दूरी तय कर सकता है, मतलब दुगुना समय लगेगा। यहां से देखो, यहां समझो, जब धारा के दिशा में जाता है तो उसको कुछ समय लगता होगा, और जब यहां से धारा के विपरीत दिशा में आता है तो उसको कुछ समय लगता होगा। ठीक है ना। एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुनी दूरी तय कर सकता है। मतलब यहां पे धारा के अनुकूल में जितना जाएगा उससे दुगुनी दूरी वो धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगा, ऐसा आपसे कहा है। ठीक है ना। और क्या लिखा है, एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल S का मान दिया हुआ है 3 kmph, ठीक है ना, और आपसे Z का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? Z का मान पूछा है कि क्या होगा Z का मान। चलो देखते हैं, यहां पे एक गुना वाला सवाल है। कभी भी अगर गुना वाला सवाल बोर्ड में अगर आएगा तो आपको मैं डायरेक्ट बना देता हूं ट्रिक, डायरेक्ट बताता हूं ट्रिक कि आप कैसे लगा लेंगे। कभी भी गुना वाला सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया तो, कभी भी गुना वाला सवाल आया तो आप कैसे लगाएंगे, है ना। कभी भी गुना वाला सवाल क्या है जरा समझो। अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा में दुगुना दूरी तय करता है। दुगुना दूरी करता है मतलब दुगुना समय भी लगेगा, वही कहानी है, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, चलो दिशा में धारा के विपरीत की तुलना में दुगुना दूरी तय कर रहा है। मतलब यहां पे दूरी जो है डबल तय कर रहा है और यहां पे दूरी सिंगल तय कर रहा है। तो समय को अगर देखेंगे तो यहां आपका समय ज्यादा लग रहा है, यहां आपका कम समय लग रहा है, यही कहानी है ना। यहां से देखो, ठीक है ना। अब यहां से अगर कभी भी आपको गुना वाला सवाल आए तो आपको क्या ट्रिक लगानी है समझो। n गुना वाले प्रश्न बहुत परेशान करते हैं आपके एग्जाम में, n गुना वाले प्रश्न बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या करना है आपको, z डिवाइड बाई s बराबर में n+1 डिवाइड बाई n-1, ये लगाना है आपको कॉन्सेप्ट, कभी भी अगर गुना वाला सवाल आ जाए तो। अब देखो जैसे इसमें कितना लिखा है 2 गुना, यानी n का मान 2 है, तो यहां से z क्या पूछा है, शांत जल में लड़के की चाल, z का मान पूछा है। ये किसका मान दिया है, धारा की गति 3 kmph दिया है, यानी s का मान दिया हुआ है 3 बराबर में n-1, n का मतलब 2 गुना n+1 होता है तो 2+1 डिवाइड बाई 2-1, यही होगा। जल्दी बताइए। अब यहां से देखिए z बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 बटे में 2-1 1, 3 3 का 9, यहां से z का मान आ गया 9 kmph। तो एकदम आसान सी ये ट्रिक होती है, बाकी बेसिकली भी बहुत सारे लोग जानते हैं, आप बेसिकली मत जानो। इसके पहले वाला जो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया था, यहाँ पे मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं। जो बच्चे पुरानी वीडियोस देखे हैं उनको बेसिक पता है, इससे पहले भी मैं आपको पूरी मैथ पढ़ा चुका हूं, बात समझ में। लेकिन वो टेट के स्तर का पढ़ाया था, मतलब थोड़ा लेवल बिलो था, उसमें ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा अच्छे टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए थे। यहाँ पे आपकी मैथ स्पेशल की क्लास चलती है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो अगर आपको इसका बेसिक चाहिए तो पहली वाली वीडियो भी बोट एंड स्ट्रीम लिखी हुई है, अपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बोट एंड स्ट्रीम बाय शुभम सर, उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, या बोट एंड स्ट्रीम ऑन स्टडी 91, उसमें वीडियोस आ जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट। बस इसमें ट्रिक जानते रहो, शानदार सी ट्रिक होती है, ठीक है ना, ये शानदार सी ट्रिक होती है। कभी भी गुना वाला सवाल आए z बटे s बराबर में n+1 n-1। अगला देखो, एक आदमी शांत जल में 4.5 kmph की गति से नाव खे सकता है। खे का मतलब होता है जब आप नाव को चलाते हैं, वही है ना। चलो, यदि धारा के, यहां से क्या बोला है, यदि धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश खेने की तुलना में दुगना समय लेता है, फिर से गुना वाला सवाल है। फिर से कौन सा वाला सवाल है, गुना वाला सवाल है। और गुना वाले सवाल के लिए मैंने क्या बताया, z बाई s बराबर में n+1 डिवाइड बाई n-1। अब z का मान कितना दिया हुआ है, z का मान आपको दिया 4.5, 4.5 का मतलब 4 दूनी के 8 और 1 9, 9/2 और नीचे s भी था तो नीचे s भी आ जाएगा। बराबर में कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1। यहां से देखो इसने इसको काट दिया 2 बार में, ठीक है ना। यहां से s का मान कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी s का मान 1 kmph, सॉरी ये 3 आएगा ना, तो 2/3 आ जाएगा। सॉरी यहां से देखो, अरे यार रुको, z बटे s
बराबर में n+1 n-1 ऐसा लिखा है ना। चलो 2 गुना है तो n+1। अब यहां से देखो किसका मान दिया हुआ है आपको, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल 4.5 यानी कि 4 दूनी के 8 एक 9/2 और यहां s भी आएगा। सही तो कर रहे हैं यार। 2 + 1 कितना होगा 3 और 2 - 1 कितना होगा 1। अब सही है, ये s का मान आपको चाहिए तो s का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये इसको देखो इसने काट दिया कितनी बार में 3 बार में, s उधर चला जाएगा यानी s बराबर में 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 kmph आंसर है। कितना है 1.5 kmph इज द राइट आंसर। आसान सवाल है। अच्छा चलो बेसिक भी बता देता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर बेसिक कैसे होगा, ये तो ट्रिक आपने बता दिया। चलो बेसिक भी बता देता हूं, सुनो ध्यान से, देखो बता दे रहा हूं भाई, परेशान मत हो है ना। यहां से देखो, एक मान लो फिक्स डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी फिक्स डिस्टेंस है। अगर आप यहां से यहां जाते हो, समझो यहां से यहां जाते हो या फिर आप यहां से यहां आते हो, तो मान लो फ्लो ऑफ स्ट्रीम इधर की तरफ है, तो आपसे जैसा जैसा कहा है उसको कहानी को समझो। पहले तो आपको किसका मान दिया है, जेड का मान दिया है 4.5 यानी कि 9/2। आपसे किसका मान पूछा है, एस का मान पूछा है। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब आगे देखो, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा करो। कह रहा है यदि धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश खेने की तुलना में दुगना समय लगता है। धारा के विपरीत में दुगना समय लग रहा है। अच्छा यहां से बताओ, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। अब जब आप इधर से जाते हो, जब सपोज करो कि अब आप इधर से जाते हो, तो आपका जो समय है वो जाते टाइम का समय क्या होगा, t1 बताओ। जाते टाइम का समय क्या होगा, ये d किलोमीटर की दूरी फिक्स है, चाहे जाओ चाहे आओ दोनों तरफ d ही किलोमीटर है, तो d किलोमीटर की दूरी हो गई, डिवाइड बाई क्या होगा। अच्छा जब आप जाओगे धारा के सेम डायरेक्शन में अगर जाओगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो z+s होगा, तो z+s यहां हो जाएगा। और जब यहां पे आओगे तो d किलोमीटर की दूरी है लेकिन ये z-s होगा, यही कहानी होगी। अब समय में संबंध दिया है, क्या कहा है, यदि धारा के विपरीत नाव खेने की तुलना में धारा के अनुदिश नाव खेने में दुगना समय लगता है। मतलब ये जो t2 है ना, ये दुगना है किसका, t1 का। किसका दुगना है, t1 का। अकॉर्डिंग टू इसके यही है। t2 कितना है, d में z का मान कितना है 9/2 माइनस में s बराबर में ये 2 इंटू में t1 कितना है d में 9/2 प्लस में s, ये d से d खत्म हो जाएगा। और यहां से देखो ये कितना आया, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो यार, ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 - 2s यानी 1 में 9 - 2s आएगा, 9 में 9 - 2s आ जाएगा, बटे में 2 जो रहेगा वो कट जाएगा, बराबर में यहाँ 2 में 9 + 2s आएगा। ये दोनों को इधर एक एक तरफ कर दो, पक्षांतर कर दो यहां से, ये 9 + 2s बराबर में 9 दूनी के 18 माइनस में 4s, ठीक है ना, ये आ गया। अब पक्षांतर करना है, इधर उधर करना है, जो भी करना है इधर उधर कर लो। ये कितना आ जाएगा 6s आ जाएगा, बराबर में ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी यहां से s का मान कितना आ जाएगा 9/6 यानी कि 1.5। ये बेसिक तरीका है, ठीक है ना, बेसिक तरीका। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ट्रिक कैसे है, ये कैसे वो कैसे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कैसे बेसिकली लगाया जाए, तो ये बेसिक तरीका है उसी सवाल को लगाने का। बात समझ में, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, खाली ऐसा नहीं है कि बस आपको ट्रिक ही पता होना चाहिए। मेरा जैसे नियम होता है कि ट्रिक और बेसिक दोनों लेके चलो, तो ठीक है, बेसिक भी जानते रहो ट्रिक भी जानते रहो, और इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर सवाल बोट एंड स्ट्रीम से गुना वाला आ जाए, अगर कभी भी आपको बोट एंड स्ट्रीम से गुना वाला सवाल आ जाए तो आप डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं। क्या करना है आपको, z+s डिवाइड बाय s बराबर में n+1 डिवाइड बाय n-1, यही करना है गुना। n का मतलब गुना, z का मान दिया है 9/2, s बराबर में 2 गुना है तो 2 1 3 और यहाँ पे 1, ये 3 ने काट दिया 3 बार में, s का मान आ जाएगा 1.5। डायरेक्ट सवाल आसान है, लगा सकते हैं आप। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय का आधा समय लेती है। यहां पे आधा समय है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। यहां से देखो, आपके z और s का अनुपात पूछ दिया इस बार, लेकिन यहां पे कंडीशन थोड़ी उल्टी दे दिया है। गुना वाले सवाल जो बनते हैं वो अक्सर सीधी कंडीशन में देते हैं, लेकिन यहां पे सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, कंडीशन आपको उल्टी दे दिया है। कैसे, कह रहा है कि निश्चित दूरी तय करने में नाव धारा के अनुकूल जाने में विपरीत जाने में लिए गए समय का आधा लेती है। मतलब आपको जब अनुकूल जाना है तो आपको आधा समय लगेगा विपरीत जाने में,
इसका मतलब विपरीत जाने में कितना लगेगा, एक तरफ आपको आधा लगेगा तो दूसरी तरफ आपको, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पैसे का आधा पैसा मेरे पास है, तो इसका मतलब मेरे पैसे का दुगना पैसा आपके पास हुआ कि नहीं हुआ। वही कहानी है यहां पे कि जब वो कह रहा है आपसे कि जब वो धारा के समान दिशा में जाता है तो उसे क्या कह रहा है, यहां से देखो, धारा के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत जाने की तुलना में आधा समय लगता है। यानी जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो आने की तुलना में जाने की जो अनुकूल वाली है उसके दुगना समय लगेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, Z/S बराबर में n+1 n-1। अब ये आधा समय जो है ये गुना वाला ही है, लेकिन आधा नहीं। अच्छा देखो, इधर आधा लग रहा है, जैसे मान लो अगर आप आ रहे हो तो आपको आधा लग रहा है, तो अगर आप जाओगे तो आपको क्या लगेगा, दुगना लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये आधा नहीं दुगना ही है, समझ लो, ठीक है ना। तो इसको दुगना लिखेंगे, Z/S बराबर में 2+1 2-1। आपसे किसका मान पूछा है, Z/S का कितना आएगा, 3:1। आसान सवाल है एकदम, उसी सवाल को सिर्फ घुमा दिया था और कुछ भी नहीं। अगला देखो, शांत जल में नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेता है। सिर्फ यहां 3 गुना लिखा है, लगा लेना आसान है। अगला देखो, एक नदी धारा के वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी का धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एस का मान दिया हुआ है 1 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। तथा नाव धारा के दिशा में 35 किलोमीटर जाती है तथा वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। अच्छा, अगर 35 किलोमीटर जाती है तो 35 किलोमीटर आती भी होगी, है ना। उसे कुल मिलाकर 12 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो, 2 समय है, जाने का समय प्लस आने का समय, मिला के उसे 12 घंटे का समय लगता है। जब आप जाओगे धारा के दिशा में, समझो ध्यान से, जब आप जाओगे धारा के दिशा में तो क्या होगा कहानी, डाउनस्ट्रीम वाली चाल लगेगी। यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी है, 35 यहां से देखो 35 किलोमीटर की दूरी है। जब जाओगे तो डाउनस्ट्रीम लगेगा, यानी Z+S लगेगा, और 35 किलोमीटर की दूरी है, जब आओगे तो Z-S लगेगा। बराबर में आपको 12 घंटे का समय लग रहा है। अब यहां से देखो, 35 डिवाइड बाई Z का मान तो पता ही नहीं है, S का मान पता है आपको, और यहां पे प्लस में 35 डिवाइड बाई Z का मान तो पता ही नहीं, S का मान आपको पता है, बराबर में 12 है। अब ये बनेगा एक इक्वेशन, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक बनेगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। देखो, Z+1 Z-1 इधर से लेना पड़ेगा, उधर Z, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा, तब जाके आप Z का मान निकाल पाएंगे। बात समझ में, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक है। यहां के बाद क्या होगा कि अगर कोई भी बच्चा होगा तो पहले द्विघात समीकरण बनाएगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको फिर करना क्या है, आपको यहां से ऑप्शन चेक करना है। क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। बताओ Z का क्या मान रख दें कि वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, खाली एक ही वैल्यू पुट करना है। Z का मान अगर पहला ऑप्शन रखते हो 6 सपोज करो, तो यहां क्या हो जाएगा, 35 बटे में 6 और 1 मिलके 7 होता है, ठीक है ना। और प्लस में 35 बटे में 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 होता है। ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 7, 7 और 5 जोड़ के 12 बन रहा है। यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला वाला ये आंसर इसका सही हो जाएगा। दूसरे मेथड की तरफ जाना ही नहीं है, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, और कोई भी ऑप्शन रखोगे तो नहीं बन पाएगा। और कॉमन सी बात है, आप यहां से देख के जान सकते हो यार कि अगर यहां बटे में कोई चीज नहीं है, 35 लिखा हुआ है, तो 35 किसी ऐसे नंबर से हो जो कटना चाहिए, है ना। अब 7 रखोगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 से 35 कटेगा ही नहीं। अगर मान लो यहां से 8 रखते हो तो 8 1 9 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। अगर मान लो 5 रखते हो तो 5 1 6 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। यानी कोई एक ऐसा नंबर रखना है जिससे ये कटे। तो आपने कहा सर हम 6 रखते हैं, तो 6 और 1 मिलके 7 35 को काट देगा, या फिर 6 माइनस 1 5 5 भी 35 को काट देगा। इसलिए यहां से Z का मान कितना आ गया, 6 kmph आ गया। कैसे किया आपने, बाई ऑप्शन से करना था आपको। इसको हमेशा ऐसे सवाल ऑप्शन से किए जाते हैं, कभी भी ऐसा सवाल कभी भी आए तो आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे। मजा आ रहा है, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर कैसा लग रहा है। अगला देखो, सेम टू सेम सवाल है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता है। क्या है सरिता मतलब होता है नदी, ठीक है ना। इसको जानते रहना वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ए मोटर बोट ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 2 kmph इन 10 किलोमीटर। ये अंग्रेजी पे मत जाओ, अंग्रेजी पूरी तरह से गलत लिखा है, ठीक है ना।
हिंदी समझो, 2 किलोमीटर की गति से बह रही एक सरिता, सरिता का मतलब नदी होता है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्रवाह के उल्टा साइड में, है ना, ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है और 55 मिनट में अपने वास्तविक स्थान पे आ जाती है, मतलब जाती है प्लस आती है। T1 प्लस T2 बराबर में 55 मिनट आपको टोटल समय दिया है, ठीक है मेरे भाई। T1 प्लस T2 बराबर में 55 मिनट आपको टोटल समय दिया। अब देखो T1 का मतलब जब जाती है कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी जाना है उसे, तो 10 डिवाइड बाई जेड प्लस एस होगा जाते टाइम सपोज करो, और आते टाइम 10 डिवाइड बाई जेड माइनस एस होगा, उसे कुल मिलाकर 55 की 55/60, 55 मिनट लिखा है ना तो इसको घंटे में बदल दिया तो 55/60। अब यहां से वैल्यू पुट करो, 10 बटे में जेड प्लस एस का मान दिया है 2 kmph, ये एस का मान है, गति से बह रही एक सरिता, यानी ये उसकी गति है, धारा की गति है, तो ये आ गया 2 प्लस में 10 डिवाइड बाई जेड माइनस में 2 बराबर में, इसको काट देंगे तो 11 बटे में 12 आएगा। मैंने क्या बताया कि कभी भी ऐसा सवाल है तो उसको तुरंत ऑप्शन से करना होता है। कैसे करना होता है, ऑप्शन से करना होता है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए। सभी लोग, जितने भी प्यारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन में आपके पास ये सारे नंबर दिए गए हैं, जैसे मान लो आप 28 लेते हो सबसे पहले, तो 28 रखोगे तो 28 दो 30 हो जाएगा, और 28 माइनस 2 26 हो जाएगा। 30 और 26 का लसअप 12 से निकटेगा, ये तो हमें पता चल चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये देखो 28 रखते हो तो 28 दो 30, चलो यहां तक तो समझ में आया, कोई समस्या नहीं थी। 10/30 का मतलब 1/3 आ सकता था, 3 12 से घटता है। लेकिन अगर यहां रखते हो तो 28 माइनस 2, 28 माइनस 2 का मतलब नीचे 26 आ जाएगा, और 10/26 का मतलब 5/13, और 13 12 के लसअप में नहीं आएगा, यानी कि यहां से हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया। बाई ऑप्शन जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, बाई ऑप्शन। मैंने बताया हमेशा अगर आप बाई ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर बिना ऑप्शन बताइए, कलाकार लोग होते हैं, बहुत अच्छे टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा केवल मेहनत करने की आदत है, अपने दिमाग चलाने की आदत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा स्मार्ट बनो भैया, स्मार्ट नहीं बनोगे तो एग्जाम से बहुत दूर चले जाओगे, स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप विदाउट ऑप्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए है सुझाव है, आपको क्या करना है, इनका लसा लेना है, फिर यहां से एक बनाना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप होनहार छात्र हैं तो आप एक द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। परंतु अगर जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो जानता है मेरी टेक्निक को कि हमेशा क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट ढूंढा जाता है हमेशा सवालों में। तो यहां से हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चेक करेंगे। अब हमने एक ऑप्शन तो हटा दिया, 32 को रखते हैं सपोज करो, तो 32 प्लस 2 34, और 34 का 12 से कनेक्शन नहीं है भैया, लसम असम में 12 नहीं आता, यानी कहानी खत्म है। 34 में भी 17 आएगा, 17 12 से निकटता। अगर 22 रखते हो, 22 प्लस 2 24, और 22 माइनस 2 20, ये कहीं ना कहीं कहानी बना रहा है, क्योंकि अगर 24 रखोगे तो 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, मतलब ये भी फिर से गलत हो रहा है। मतलब एक ऑप्शन 22 हमें दे रहा है। अब 22 को जरा चेक कर लेते हैं, 10 बटे में अगर 22 प्लस 2 रखोगे तो 24, प्लस में अगर z माइनस 2 तो 10 बटे में 22 माइनस 2 20, बराबर में देखो कितना आता है, सॉल्व करके देखो, अगर ये आ गया तो सही है आंसर, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व भी करना है और कुछ नहीं करना है। यहां से देखो किससे घट रहा है, 2 से घट रहा है ना, 5 बटे में 12, ये कट रहा है 1 बटे में 2, तो 12 का लसा ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 11/12। सॉल्व करने में 11/12 आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 22 kmph बनेगा मेरे भाई। 22 kmph इज द राइट आंसर, 22 kmph इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 22 आएगा इसका आंसर, ये बी वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में, बाय ऑप्शन कर लेंगे। तो ये आज आपका आखिरी सवाल था। आप सभी को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां पे देखो शानदार सी फोटो लगाए, और आपको इसी के साथ एक और खुशखबरी बताना चाहता हूं मैं कि स्टडी 91 पे 2.5 मिलियन के सब्सक्राइबर हो गए भाई। ये आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद भी कह सकते हैं, और प्यार है, और ऐसे ही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। होप कर रहा हूं कि आप ऐसे हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इन बीचों में मैं देख रहा हूं थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट कम मिल पा रहा है, खासकर मेरी क्लास को लेके, तो जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। होप कर रहा हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात समझ में, तो दुर्गा माता रानी करें कि आपके जीवन में बहुत खुशियां आए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप खुश रहें, जितना जल्दी हो सके आप नौकरी पाएं, हमेशा खुश रहें। आपको दुर्गा पूजा और
पूरी नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां हैं पूरे स्टडी 91 की परिवार की तरफ से। और मैं मैथ की क्लास शुभम सिंह जो लेता हूं, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, त्योहार आते रहते हैं। त्योहार जो होते हैं, चाहे किसी भी धर्म का त्योहार हो, हर त्योहार हमें एनर्जी देता है, हर त्योहार हमें नया उत्साह देता है और एक नया टारगेट देता है कि लाइफ में अब आगे क्या करना है। जैसे अभी आने वाली है आपकी दीपावली का त्योहार, दिवाली के बाद एक नया त्योहार आता है, ऐसे ऐसे त्योहार आते रहते हैं और आप अपने टारगेट को धीरे धीरे अचीव करते रहते हैं और एक नया गोल बनाते चलते हैं। बात समझ में ना? तो त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है, जिंदगी हमारी चलती रहती है। उन सभी चीजों में सिर्फ एक चीज छूट जाती है, वो आपकी है प्यारी सी मुस्कान जो अंदर से आती है। उस मुस्कान को हमेशा कायम रखिए। वो मुस्कान कैसे आएगी? जब अपने पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, जब अपने पेरेंट्स को उतना सम्मान देंगे और प्यार देंगे, और अपने परिवार में जब आप खुश रहेंगे तभी। पैसा कमाना अलग चीज होता है, जिंदगी में आगे बढ़ना अलग चीज होता है, लेकिन जिंदगी में अगर कोई है, मान लो कल को तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन भी जाते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा जब तुम अपने मम्मी पापा को हर्ट किए हो? तो ताव से तुम्हारे पिताजी कहेंगे कि हाँ मेरा लड़का सेलेक्ट हुआ है, या मेरा लड़का कमाता है, मेरा लड़का ये काम करता है। ये उनके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए और तब तुम जाके खुश रहोगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग खुश रहिए भाई, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का बेहद रूप से ख्याल रखा करिए। हर उम्मीदों पे कायम उतरने की कोशिश करिए। आदमी बस कोशिश करता है, कभी कभी असफलता भी मिलती है। असफलता को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि घबरा जाओ, कुछ नहीं है भैया। आज अगर असफल हुए हो तो तुम्हें रीजन तो पता चला होगा ना कि इस वजह से असफल हुए हैं। अगली बार उस रीजन को लेके मेहनत करो और सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे। धीरे 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 जब आप सतत प्रयास करते रहते हो तो एक बार आप अच्छे लय में बन जाते हो, फिर आपको मजा आने लगता है। तो होप कर रहा हूं कि स्टडी 91 की पूरी परिवार की तरफ से आपको ये मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, जितना समझ लो तुम ट्रिलियन में तुमको बधाइयां, और उससे ज्यादा जितनी बधाइयां हो सकती हैं वो सारी बधाइयां आपको मेरी तरफ से और पूरे स्टडी 91 की परिवार की तरफ से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, त्योहारों का सिलसिला है, थोड़े एंजॉय करिए, फैमिली के साथ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, और हाँ ऐसे ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखना। ठीक है भैया, लव यू ऑल, जय हिंद, हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि।